हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने एल्डोस्टेरोन को पूरा कवर कर लिया था, जो कि जोना ग्लोमेरुलोसा का पार्ट था। तो वो सब हम पीछे कवर करके आए हैं। अगर आपको जोना ग्लोमेरुलोसा में कोई प्रॉब्लम हुई हो तो एक बार वीडियो को पीछे जाकर देख लेना। और आज जो हमें स्टार्ट करना है वो है जोना वेसिकुलेटा, जो कि है देता है, हमें रिलीज करता है ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। और ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स में क्या आता है आपका? कॉर्टिसोल आता है। ठीक है। तो अब हम इसके फंक्शंस पढ़ेंगे कि कैसे काम करता है, इसका मेजर फंक्शन यहाँ पर क्या है, ये हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट डाल रहा है। तो हम ये सारी चीजों को आज देखेंगे यहाँ पर। सबसे पहली एक चीज याद रखना कॉर्टिसोल के बारे में। सिंपल एक चीज याद रखो कि आपको कॉर्टिसोल की फंक्शन सोचना ही नहीं पड़ेगा। आपको ये याद रखना है कि ये हमेशा इंसुलिन का उल्टा काम करता है। ठीक है, कॉर्टिसोल जो होता है वो इंसुलिन का उल्टा काम करता है। और इंसुलिन का उल्टा काम क्या होता है? अब सबसे पहले बताओ इंसुलिन क्या करती है। इंसुलिन का काम होता है कि ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम करना। तो समझ लो इसी का उल्टा काम कॉर्टिसोल कर रहा है, यानी कि ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा के रख रहा है। तो ये मेटाबॉलिज्म तीन चीजों पे करता है: कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड लिपिड्स। ठीक। अब कार्बोहाइड्रेट्स में तो मैंने बताया कि ये ब्लड में ग्लूकोज को हाई करके रखता है। अब ये कैसे हाई करके रखता है? सबसे पहली बात, ये सेल्स को शिफ्ट करता है और कहता है कि आप अपने मेटाबॉलिक नीड्स के लिए फैटी एसिड्स पे जाओ, बजाय कि ग्लूकोज पे जाओ। बेटर है। ठीक। दूसरा, ये ग्लाइकोजीनोलिसिस करता है, यानी ग्लाइकोजन को तोड़कर क्या बनाता है? ग्लूकोज बनाता है। इसके अलावा ये ग्लूकोनियोजेनेसिस भी करता है, यानी नॉन शुगर से ग्लूकोज बनाना। अब ये ग्लूकोनियोजेनेसिस के कुछ एंजाइम्स हैं जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जैसे पेप कार्बोक्सिलेज और फॉस्फोइनोल पिरुवेट। तो कार्बोहाइड्रेट्स पे क्या काम कर रहा है? पहली बात तो ये फैटी एसिड्स पे शिफ्ट कर रहा है आपकी सेल्स को। दूसरा, ये ग्लाइकोजिनोलिसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस को एक्टिवेट, सॉरी, ये थोड़ा सा फैसिलिटेट कर रहे हैं उनको। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है एंटागोनिस्टिक टू इंसुलिन, यानी अपोजिट टू द इंसुलिन बिहेवियर। फिर डायबिटोजेनिक इफेक्ट बाय कॉर्टिसोल। ऑब्वियस सी बात है, इंसुलिन का काम क्या था? आपकी बॉडी में कम करना। बट कॉर्टिसोल का काम क्या है? इंसुलिन को ब्लड में बढ़ा के रखना। ब्लड में आपके शुगर बढ़ी रहेगी तो डायबिटिक इफेक्ट आएगा, दैट इज डायबिटोजेनिक इफेक्ट बाय कॉर्टिसोल। नेक्स्ट, अब हम देखेंगे कि प्रोटीन पे एक्शन में क्या हो रहा है। प्रोटीन पे हमें दो तरीके के इफेक्ट मिलते हैं, कैटाबॉलिक भी मिलता है और एनाबॉलिक भी मिलता है। कैटाबॉलिक मतलब काटने वाला, एनाबॉलिक मतलब जोड़ने वाला। अब देखो, नॉर्मली क्या होता है कि प्रोटीन्स को ये तोड़ता है। नॉर्मली ये कैटाबॉलिक इफेक्ट शो करता है। अब ये क्या करता है? प्रोटीन्स को तोड़ देता है। जब भी आपका कोई प्रोटीन टूटता है तो उससे बनता है अमीनो एसिड। करेक्ट। अब ये अमीनो एसिड्स आपके किस में चले जाते हैं? ग्लूकोनियोजेनेसिस में, मतलब नॉन शुगर से ग्लूकोज बनना। तो इसने क्या किया? प्रोटीन्स को अमीनो एसिड्स में तोड़ा और ये अमीनो एसिड चले गए ग्लूकोनियोजेनेसिस में। और एनाबॉलिक इफेक्ट हमें स्केलेटल मसल्स में लिखता है, जो कि अभी उतना फंक्शनल हमने अभी नहीं देखा है, बट कैटाबॉलिक इफेक्ट हमें सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज लिपिड्स। लिपिड्स में क्या होता है? ये प्रमोट करता है लिपोलिसिस को, यानी लिपिड्स को तोड़ेगा। और जब लिपिड्स टूटते हैं तो आपका क्या बनता है? जब आपके लिपिड्स टूटते हैं तो आपके बनते हैं फ्री फैटी एसिड। ठीक है। और यही फ्री फैटी एसिड अब मेटाबॉलिक नीड के लिए यूज होंगी, जो आपकी पहली बात में ही बता दिया था कि प्रमोट करता है सेल को कि वो फैटी एसिड्स पे शिफ्ट हो जाए। नेक्स्ट पार्ट इज इसके कुछ जर्नल फंक्शंस के बारे में बताया हुआ है। जर्नल फंक्शंस में हम क्या देख रहे हैं? यहाँ पर इम्यूनोलॉजिकल रोल आ जाता है कॉर्टिसोल का। याद रखना, ये एंटी इंफ्लामेटरी है। क्या है ये? एंटी इंफ्लामेटरी, यानी कि आपके ये इम्यून रिस्पॉन्स को सप्रेस करता है, दबाता है। अब दो तरीके के रिस्पॉन्स है, TH1 TH2 से। दो सेल से हमें रिस्पॉन्स मिल सकता है। TH1 के अंदर आता है इंटरल्यूकिन 2, इंटरफेरॉन गामा। फिर ये आपके TH2 के अंदर आता है इंटरल्यूकिन 4। अब देखो, ये जो कॉर्टिसोल है TH1 के रिस्पॉन्स को कम करता है और TH2 के रिस्पॉन्स को बढ़ाता है।
अब मान लो ये इंटरल्यूकिन 2, मान लो सबसे पहले देखो TH1 एक ब्रॉड सेंस में पढ़ो। जो TH1 होता है वो रिस्पॉन्सिबल किस चीज के लिए होता है? TH1 हमारी सेलुलर इम्यूनिटी को कम करता है। ठीक है, TH1 का रिस्पॉन्स कम यानी सेलुलर इम्यूनिटी हमारी कम। ये क्या करता है कि जो बैक्टीरिया या किसी वायरस के लिए रिस्पॉन्स आता है उसको ये कम कर देता है। वैसे ही जो यहाँ पे TH2 है, इंटरल्यूकिन 4 है, इसको बढ़ा रहा है, यानी किसी एलर्जी में जो रिस्पॉन्स आएगा वो यहाँ पर बढ़ेगा। तो अल्टीमेटली ये क्या कर रहा है? सप्रेस कर रहा है इम्यून रिस्पॉन्स को। फिर एक लाइन लिखी हुई है कि ये इनहिबिट करता है फैगोसिटिक एक्टिविटी को। ये लिखा हुआ है कि इनहिबिट्स फैगोसिटिक एक्टिविटी ऑफ न्यूट्रोफिल्स एंड मैक्रोफेजेस। मतलब जो अभी तक आपके न्यूट्रोफिल्स में और आपके मैक्रोफेजेस को पैथोजन को खाने की एबिलिटी थी, इनगल्फ करने की एक्टिविटी थी, वो यहाँ पर कम हो जाती है कॉर्टिसोल की प्रेजेंस में। नेक्स्ट इज कार्डियक आउटपुट आपका बढ़ा देता है, यानी हार्ट की पंपिंग इंक्रीज हो गई। ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी बढ़ी। ऑस्टियोक्लास्ट क्या करता था? बोन को तोड़ के कैल्शियम निकाल के ब्लड में फेंकता था। तो यहाँ पर ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी बढ़ी, CFR बढ़ी। अगर आपकी ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी बढ़ेगी तो आपको कौन सी डिसीज होने के चांसेस है? ऑस्टियोपोरोसिस, यानी कि आपकी जो बोन्स है वो ब्रिटल हो जाती हैं, जल्दी फ्रैक्चर्ड हो जाती हैं, खोखली होने लगती हैं। देन GFR बढ़ेगा, यानी कि किडनी का जो फिल्ट्रेशन रेट है वो बढ़ रहा है। एपिटाइट बढ़ेगी, एपिटाइट इज मीन्स भूख बढ़ेगी। ये प्रमोट करेगा ओबेसिटी को। ऑब्वियस सी बात है, भूख बढ़ेगी ओबेसिटी बढ़ेगी। स्टोरी फॉर्म करके पढ़ो, इजिली आएंगी सारी चीजें। फिर हम पीछे बढ़ के आए थे कि इसके पास प्लाज्मा बाइंडिंग प्रोटीन होता है, CRH के पास। तो जो प्लाज्मा कॉर्टिसोल बाइंडिंग प्रोटीन है उसका नाम क्या है? ट्रांसकॉर्टिन। ठीक है, क्या नाम है उसका? ट्रांसकॉर्टिन। चलो मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। सो द नेक्स्ट पार्ट इज अबाउट द डिसऑर्डर्स। डिसऑर्डर्स में हम यहाँ पे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स देख रहे हैं। दो दो डिसीजेस हमें देखनी है। पहली है आपकी एडिसन्स डिसीज, दूसरी है आपकी कुशिंग सिंड्रोम। अब इसको देखो कैसे पढ़ेंगे। सबसे पहले याद रखो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता क्या है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर मीन किसी भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में क्या होता है? हमारी बॉडी की ही सेल्स हमारी ही सेल्स के खिलाफ बगावत करने लगती हैं, यानी हमारी ही सेल्स को मारने लगती हैं। तो जब बॉडी में अपनी ही सेल्स के लिए इम्यून रिस्पॉन्स आया तो हमारी सेल्स ही अटैक होने लगी, यानी डैमेज होने लगी। अब जब डैमेज आया तो डैमेज हुए दो पार्ट, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना वेसिकुलेटा। यानी डिग्रेडेशन किसका होगा? एल्डोस्ट्रोन का और कॉर्टिसोल का। अब पहली डिसीज हम पढ़ने जा रहे हैं, एडिसन्स डिसीज। एडिसन्स डिसीज में क्या हो रहा है कि यहाँ पर हाइपोएड्रीनोकॉर्टिकोसिस है। मतलब कि ऐसे समझो कि नेगेटिव फीडबैक नहीं जा पा रहा है। प्रॉब्लम आपकी कहाँ पर आई हुई है? प्रॉब्लम आपकी एड्रिनल ग्लैंड में आई है। अब देखो एड्रिनल ग्लैंड से क्या हुआ? एड्रिनल ग्लैंड से एक आपको फ्लो चार्ट में समझाऊंगी, मैंने आपको इजीली समझ आए। देखो अब मैं आपको फ्लो चार्ट के हिसाब से बता रही हूँ। सबसे पहले क्या होता था? आपके हाइपोथैलेमस से क्या आता था? CRH आता था। ये आपकी एंटीरियर पिट्यूटरी पे जाता था। यहाँ से क्या आता था? ACTH आता था। ये आपके एड्रीनल कॉर्टेक्स पे जाता था। ठीक है, अब जो आपका एडिसन्स डिसीज है इसमें प्रॉब्लम आ गई है आपके एड्रीनल कॉर्टेक्स पे। एड्रीनल कॉर्टेक्स में क्या हो रहा है? यहाँ पर से जो आपका हार्मोन बनना था वो आपका कम बनने लगा, यानी हाइपो एड्रीनोकॉर्टिकोसिस। मतलब चाहे एल्डोस्ट्रॉन हो चाहे वो आपका कॉर्टिसोल हो, दोनों ही आपके कम आने लगे। ठीक है, अब क्या हो रहा है? ये दोनों ही हमारे पास कम आ रहे हैं। पर जब ये कम आ रहे हैं तो क्या हो रहा है कि नेगेटिव फीडबैक आपका नहीं जा पा रहा है। क्यों नहीं जा पा रहा है? क्योंकि आपके ये दोनों ही कम है। जब यहाँ देखो नेगेटिव फीडबैक का मतलब क्या होता है? जो आपके लास्ट के टर्मिनल हॉर्मोन्स है ना, ये जाते हैं, ये इसको बोलते हैं या इसको बोलते हैं कि अब तुम रुक जाओ, जब ये ज्यादा हो जाते हैं। पर यहाँ पर क्या हुआ है? आपके एल्डोस्ट्रॉन हो या कॉर्टिसोल हो, दोनों ही अभी कम है। तो क्या ये इनको नेगेटिव फीडबैक भेजेंगे कि तुम रुक जाओ? नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ये कम है। अब यहाँ पर नेगेटिव फीडबैक नहीं गया। जब यहाँ पे नेगेटिव फीडबैक नहीं गया तो CRH क्या होगा? बनता जाएगा। ACTH क्या होगा? बनता जाएगा। और हम लास्ट लेक्चर में देख रहे थे कि ACTH के साथ साथ कुछ चीजें और आती हैं।
ठीक है, एंडोर्फिन्स आते हैं, इसके अलावा एमएसएच आता है, ये सब भी हम पीछे से पढ़ के आए थे। तो यहाँ पर अभी क्या प्रॉब्लम हुई है कि ये तो नेगेटिव फीडबैक भेज ही नहीं पा रहा है, इसकी वजह से आपका सीआरएच बढ़ता जा रहा है और एसीटीएच बढ़ता जा रहा है, और एसीटीएच के साथ साथ जो और भी चीजें आती है वो भी बढ़ती जा रही हैं। एसीटीएच के साथ एंडोर्फिन्स भी बढ़ते जा रहे हैं। एंडोर्फिन्स क्या होते हैं? एंडोर्फिन्स जो होते हैं उनको हम नेचुरल पेन किलर्स बोलते हैं, हमारी बॉडी से रिलीज होते हैं नेचुरल, ये हमारा पेन किलर एक तरीके से काम करता है। जो एमएसएच है वो हमारी पिगमेंटेशन के लिए होती है, कि कौन कितना कलर किसका स्किन का क्या होगा, तो ये पिगमेंटेशन के लिए होती है। यानी कि एंडोर्फिन्स भी बढ़ रहे होंगे, एमएसएच भी बढ़ रहा होगा, तो एमएसएच बढ़ेगा तो पिगमेंटेशन भी बढ़ेगा, यानी हाइपर पिगमेंटेशन भी इसका एक सिम्टम हमें दिखेगा। तो ये पार्ट था हमारा एडिसन्स डिसीज में। अब हम दूसरी डिसीज कौन सी पढ़ेंगे? कुशिंग्स। ठीक है, कुशिंग्स देखेंगे, कुशिंग्स में क्या हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है? हाइपर एड्रीनोकॉर्टिकोइज्म, मतलब यहाँ जो ऊपर आपका एड्रीनल ग्लैंड से जो आपके हॉर्मोन्स कम आ रहे थे वो यहाँ पर अब ज्यादा आ रहे हैं। ठीक है, आपकी क्यों ज्यादा आ रहे हैं? ऑब्वियसली हमारे एड्रीनल ग्लैंड में कुछ प्रॉब्लम आई है। तो जब आपके एड्रीनल ग्लैंड में ट्यूमर का डेवलपमेंट हो जाए, जिसे हम एडिनोमा भी बोलते हैं, तब ये प्रॉब्लम आती है। ठीक है, यानी कि आपका जो एल्डोस्टेरोन या कॉर्टिसोल है वो इतना ज्यादा बढ़ जाए कि वो आपके सिग्नल को फॉलो ही नहीं कर पा रहा है। ठीक है, वो आपके सिग्नल्स को फॉलो ही नहीं कर पा रहा है, बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अब क्या होगा? एसीटीएच भी बढ़ जाएगा, आपका कॉर्टिसोल भी बढ़ेगा, आपका एल्डोस्टेरोन भी बढ़ेगा। और कॉर्टिसोल के बारे में हमें ऑलरेडी पता हुआ है कि जो आपका कॉर्टिसोल होता है वो क्या करता है? ग्लाइकोजिनोलिसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस दोनों को बढ़ाता है ना, यानी कि डायबिटीज होने के भी चांसेस हमारी बॉडी में हो जाएंगे। इसके अलावा कि जो आपकी पिट्यूटरी होगी वो इस हाइपोथैलेमस, मैं इसी डायग्राम में बता दूं, जो आपकी पिट्यूटरी है वो इसके सिग्नल पे काम नहीं करेगी, अपनी मर्जी से यहाँ पर एसीटीएच देती रहेगी। अब ये डिपेंड करता है कि आपका जो ट्यूमर फॉर्म हुआ है वो किस में हुआ है। अगर वो एंटीरियर पिट्यूटरी में हुआ है तो एसीटीएच बहुत ज्यादा बढ़ेगा, एड्रीनल ग्लैंड में हुआ है तो एल्डोस्टेरोन और कॉर्टिसोल ज्यादा बढ़ेंगे, और अगर एंटीरियर पिट्यूटरी में हुआ है तो एसीटीएच बढ़ेगा तो ऑब्वियसली एल्डोस्टेरोन और कॉर्टिसोल भी बढ़ेंगे। तो इस पार्ट में हमें ये कवर करना था। तो दोनों में डिफरेंस समझ आया? क्वेश्चन हो चाहे आपका ये एडिसन डिसीज हो, तो दोनों में ये डिफरेंस है। अब देखो नेक्स्ट पार्ट, जोना रेटिकुलरिस पे मूव कर रहे हैं, जिससे कि हमें मिलते हैं सेक्स कॉर्टिकोस्टेरॉइड। अब जो सेक्स कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं वो आपके होते हैं 19 कार्बन के इन बोथ मेल्स एंड फीमेल्स। बट हम इसमें एक चीज देखते हैं कि ये जो होता है ये हमारा प्रीडोमिनेंट होता है इन फीमेल। क्यों प्रीडोमिनेंट बताया है फीमेल्स में बजाय कि मेल में? क्यों बताया है? खुद से सोच के देखो। ऐसा हुआ कि देखो, जो आपके जो आपकी फीमेल्स थी, फीमेल्स में ज्यादा डीएचए का इम्पोर्टेंस इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि जो मेल्स होते हैं उनमें टेस्टिस ऑलरेडी लार्ज अमाउंट में आपका टेस्टोस्टेरोन बना रहे हैं। ठीक है, तो उस पे आपके डीएचए का इतना फर्क नहीं पड़ेगा। बट जो फीमेल्स हैं उनमें ये एड्रीनल एंड्रोजन का जो कंट्रीब्यूशन हम देखने को मिलता है वो बहुत ही नोटिसेबल है, मतलब दिख रहा है। मेल्स में क्या हो रहा है? ऑलरेडी टेस्टोस्टेरोन आ रहा है, तो ये एंड्रोजन में नहीं पता चल पा रहा है कि कितना नोटिसेबल इफेक्ट हमें नहीं मिल रहा है। तो याद रखना कि जो आपका ये डीएचए होता है ये आपका एक तरीके का वीक एंड्रोजन होता है। कैसा होता है? वीक एंड्रोजन है। ओके, और ये एड्रीनल से आया हुआ एंड्रोजन है। डोमिनेंट किस में है? फीमेल्स में, क्योंकि यहाँ पर इनका इफेक्ट नोटिसेबल है, और मेल्स में टेस्टोस्टेरोन की वजह से हमें इनका इफेक्ट इतना विजिबल नहीं होता है। फिर ये बताया है कि ये जो होते हैं सल्फेटेड फॉर्म्स में होते हैं फीमेल्स में। सल्फेटेड फॉर्म्स का मतलब हो गया कि ये ज्यादा स्टेबल होंगे और ट्रांसपोर्टेबल होंगे, ट्रांसपोर्ट किए जा सकेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज अब इनके फंक्शन क्या है देख लेते हैं। फंक्शंस हैं इसके, एक्सिलरी ग्रोथ कराता है, अंडर आर्म्स की हेयर डेवलपमेंट, लिबिडो, लिबिडो दैट इज द सेक्सुअल डिजायर।
ठीक है, सेक्सुअल डिजायर मेंटेन करने में हेल्प करना। फिर ये प्यूबिक हेयर भी ग्रो कराता है। नेक्स्ट हम इससे जा रहे हैं कॉर्टिसोल का कुछ इंपॉर्टेंट थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है जो हमने अभी एंजाइम से रिलेटेड पीछे पढ़ा था ना, उससे थोड़ा सा रिलेटेड पार्ट आ गया ये। Cortisol, beside glucocorticoids, can also show mineralocorticoid activity. However, in the same cell, presence of 11 beta HSD type 2 convert cortisol into cortisol. ये बोल रहा है आपका सीधा सीधा कि जो कॉर्टिसोल है वो आपका ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ग्लूकोकॉर्टिक की तरह बिहेव करने के अलावा ये आपका मिनरलोकॉर्टिकॉइड की तरह भी बिहेव कर सकता है। और मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स कौन होते हैं? एल्डोस्टेरोन। मतलब जो कॉर्टिसोल है वो कॉर्टिसोल की तरह भी बिहेव करता है और एल्डोस्टेरोन की तरह बिहेव कर सकता है। ठीक है, लेकिन अभी प्रॉब्लम यहाँ पर क्या आ जाती है कि ऐसा क्या हो गया कि इसने वैसा बिहेव नहीं किया, चीजें कैसे बदल गई। उसी सेम सेल में क्या होता है, 11 बीटा एचएसडी टाइप 2 ये क्या करता है, आपकी कॉर्टिसोल को कॉर्टिसोन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, जिस सेल में ये था कॉर्टिसोल, आपका ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड की तरह भी काम कर सकता था, पर क्या हुआ कि वहां पर एक एंजाइम प्रेजेंट था जिसका नाम था 11 बीटा एचएसडी टाइप 2। ठीक है, जिसने क्या किया, कन्वर्ट कर दिया कॉर्टिसोल को कॉर्टिसोल में। Therefore, cortisol won't play the role as mineralocorticoid. इस वजह से आपका जो कॉर्टिसोल था उसने आपका एल्डोस्टेरोन की तरह कह लो या मिनरलोकॉर्टिकॉइड की तरह कह लो इफेक्ट नहीं दिखाया। इन कॉन्ट्रेरी, जैसे कि हमने देखा कि कॉर्टिसोल तो आपका एल्डोस्टेरोन की तरह बिहेव कर सकता था, पर आपका जो यहाँ पर एल्डोस्टेरोन है वो आपका कॉर्टिसोल की तरह बिहेवियर नहीं शो कर सकता। आपको एक ड्रग है जो कि सेम कॉर्टिसोल का नेचर हमें देखने को मिलता है जिसका नाम है डेक्सामेथासोन। ठीक है, ये ड्रग बिल्कुल सेम वही आपके फंक्शन दिखाता है जो आपके कॉर्टिसोल के होते हैं। फिर देखो क्या लिखा हुआ है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड फॉस्फोलाइपेज A2 के इनहिबिटर है और फॉस्फोलाइपेज इज नीडेड टू टेक आउट मेम्ब्रेन बाउंड लिपिड एराकिडोनिक एसिड फ्रॉम द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखो, दिस इज योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके पास एक एसिड लगा होता है जिसका नाम है एराकिडोनिक एसिड। वैसे तो मैं ये पढ़ा चुकी हूँ आपको, बट एक बार और बता रही हूँ, एराकिडोनिक एसिड। अब क्या हुआ, यहाँ पर एक एंजाइम काम करता है जिसका नाम होता है फॉस्फोलाइपेज A2। फॉस्फोलाइपेज A2। ठीक है, अब ये फॉस्फोलाइपेज A2 क्या काम करता है, फॉस्फोलाइपेज A2 का काम है कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से इस एराकिडोनिक एसिड को बाहर निकाले। ठीक है, फॉस्फोलाइपेज A2 का काम है इसको बाहर निकाले। अब जब ये एराकिडोनिक एसिड बाहर आ जाता है तो इसके ऊपर दो एंजाइम्स काम करते हैं, कॉक्स 1, कॉक्स 2। कॉक्स 1 की प्रेजेंस में भी ये प्रोस्टाग्लैंडिन बनाता है और कॉक्स 2 की प्रेजेंस में भी ये प्रोस्टाग्लैंडिन ही बनाता है। प्रोस्टाग्लैंडिन क्या होते हैं, जो हमें पेन फील कराते हैं। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड थे आपके, कॉर्टिसोल थे, उन्होंने क्या किया, इस फॉस्फोलाइपेज को ही इनहिबिट कर दिया। अब अगर आपका फॉस्फोलाइपेज A2 ही नहीं आया तो क्या ये एराकिडोनिक एसिड बाहर आया? नहीं। क्या इससे प्रोस्टाग्लैंडिन बना? ऑफ कोर्स नहीं। ठीक है, तो ये चीज है यहाँ पर। इसके अलावा कॉक्स 2 हो या कॉक्स 1 हो, इनके भी इनहिबिटर्स होते हैं NSAID, यानी नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स जो हम पेन किलर्स लेते हैं, वो कॉक्स 1 और कॉक्स 2 के इनहिबिटर्स होते हैं। इसी की वजह से हमारा जो पेन होता है वो उस वक्त पे सप्रेस हो जाता है। तो दैट वाज अबाउट द जोना रेटिकुलरिस। एट लास्ट आपका एड्रीनल कॉर्टेक्स खत्म करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू कि आप सभी अपने फोन्स को थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल कर लो और जो मैं एक बार आपको सिंथेसिस पूरी बता रही हूँ देख लो। कोलेस्ट्रॉल आया,
कोलेस्ट्रॉल से सी डेस्मोलेज की प्रेजेंस में बना आपका प्रेग्नेनोन। ये सारा पार्ट हुआ आपका माइटोकॉन्ड्रिया में। फिर 3 बीटा एचएसपी की प्रेजेंस में बन गया आपका प्रोजेस्टेरॉन। 21 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज की प्रेजेंस में बना 11 डीऑक्सीकोर्टिकोस्टेरॉन। फिर एल्डोस्टेरॉन सिंथेस आया जिसने बनाया आपका एल्डोस्टेरॉन, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में ये वाला स्टेप पूरा बताया था। इनिशियल ये और ये स्टेप चले माइटोकॉन्ड्रिया में, ये पूरा पार्ट चला स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, और फिर ये वाला और ये वाला जो पार्ट था एल्डोस्टेरॉन सिंथेस के पास वाला, ये आपका चला माइटोकॉन्ड्रिया में। अब देखो इस प्रेग्नेनोन पे अगर आपका 3 बीटा एचएसडी की जगह पर 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज काम करता है तो बन जाता है 17 OH प्रेग्नेनोन। ठीक है, इसके पास सेम वही काम कर रहे हैं, 3 बीटा एचएसडी यानी 17 OH प्रोजेस्टेरॉन, फिर इस पे 21 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज, डीऑक्सीकॉर्टिसोल, फिर 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज जिससे बना आपका कॉर्टिसोल। फिर देखो 17 OH प्रेग्नेनोन पे काम कर रहा है 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज, इसने बनाया DHEA, DHEA पे काम किया सल्फो ट्रांसफरेज ने, और DHE जो आपका ये सल्फेटेड फॉर्म होता है। तो ऐसे आपको सबकी बायोसिंथेसिस याद करनी है कि एल्डोस्टेरॉन में कौन से एंजाइम थे, आपके कॉर्टिसोल में कौन से एंजाइम थे, आपके DHEA में कौन कौन से एंजाइम थे। इस टेबल को अपने पास बना लो अच्छे से। तो अब आपको करना क्या है, अपने नोट्स बनाने हैं, चीज़ों को बार बार रिकॉल करना है, रिवाइज करना है, और लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।